Hello and welcome to you all to another video of the UGC NET Environmental Science lecture series। आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन को स्टडी करेंगे, इस प्रोसेस को स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिससे हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी तब मिलती है जब दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब हमें इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इनिशियली जो दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो रहे हैं उनका कंबाइंड मास जो होता है वो प्रोडक्ट के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी ऐसी है जो लॉस हो रही है। ये एनर्जी लॉस ही मैटर का जो लॉस है यही हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी वही बात लिखी है, द डिफरेंस इन मास बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज़ मैनिफेस्टेड एज ईदर रिलीज ऑफ एनर्जी और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यही जो मास का डिफरेंस आ रहा है ना, यही मास जो होता है हमारा या तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है रिलीज़ के साथ, या तो एब्जॉर्ब कर ली जाती है एनर्जी। यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन कैसे हो रहा होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन के हमने दो एटम लिए हैं, इनको फ्यूज़ करा रहे हैं, ड्यूटेरियम बन रहा है, साथ ही साथ पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो भी मिल रहा है। अब ये ड्यूटेरियम दोबारा से एक हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करता है और एक हीलियम आइसोटोप बना लेता है। ये हीलियम आइसोटोप, दो हीलियम आइसोटोप मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है, हमारा हीलियम एटम बन जाता है जो कि बहुत हैवी होता है। साथ ही साथ एक और हाइड्रोजन एटम भी बन जाता है। रिएक्शन को अगर हम समराइज़ करें तो कुछ इस तरीके से होगा रिएक्शन। 4 अगर हम हीलियम एटम का यूज़ करते हैं तो हमें एक हीलियम मिल जाता है, हाइड्रोजन एटम यूज़ करते हैं तो हीलियम मिल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं हमें और कुछ एनर्जी भी मिल रही है। अब अगर हम एनर्जी को कैलकुलेट कर देखें तो जो स्टार्टिंग मास था 4 प्रोटॉन का, ये जो 4 प्रोटॉन हम यूज़ कर रहे हैं इनका मास कितना है, एक प्रोटॉन का होता है 1.0078। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना मास मिल जाएगा जो स्टार्टिंग में हमने प्रोटॉन लिए हैं उनका। अब फाइनल मास जो हो रहा है हीलियम न्यूक्लियस का वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी इसमें से हम 2 मास का जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ हो रहा है, यहाँ पे रिलीज़ हो जा रहा है ना, तो इसके मास को हम इसके मास में से डिलीट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा इतना मास, मतलब हीलियम के मास में से हमने दो इलेक्ट्रॉन के मास को हमने हटा दिया तो हमें ये जाके मास मिला फाइनल हमारे प्रोडक्ट का। लॉस कितना हो रहा है मास का, माइनस करके देखेंगे जब हम इनिशियल प्रोटॉन्स का और हीलियम का, तो हमें 0.029 AMU मिल जाएगा। ये मास है हमारा, एनर्जी नहीं है। अब हम एक AMU में कितनी एनर्जी होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। तो 0.297 AMU में कितनी एनर्जी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो 27.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी इस रिएक्शन से मिल रही है। उसके बाद ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम एनर्जी हमें कब मिलती है, जब न्यूक्लियाई की एनर्जी हमारी 100 किलोवाट के वोल्ट के इक्वल होती है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या एनर्जी मिल रही है हमें, कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है, ड्यू टू लॉस ऑफ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ मास। पहले भी देख चुके हैं, वही है सेम चीज़ कि जो स्मॉल क्वांटिटी हमारी मास की लॉस हो जा रही है उसी की वजह से हमें एनर्जी मिल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन में। टोटल मास देखिए 2 प्रोटॉन का कितना है, 5 पॉइंट कुछ आया है। उसके बाद हीलियम का देखें तो हीलियम और 1 न्यूट्रॉन का मिक्स करके देखें तो इतना आ रहा है। जब माइनस करेंगे तो मास लॉस हमें मिल जाएगा। यही मास लॉस हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, और ये इसका फॉर्मूला भी होता है E=mc²। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, m मास इंटू c का स्क्वायर। उसके बाद अगर हम इस AMU में जो मास निकला था उसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिल रहा है। अब ये टेबल इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से हमारे एटम मिलने पर कितनी एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है फ्यूजन रिएक्शन में। अगर हम एक प्रोटॉन और एक ड्यूटेरियम को कंबाइन कराएंगे तो हमें 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी। वहीं अगर हम एक ड्यूटेरियम और एक दूसरे ड्यूटेरियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, ड्यूटेरियम का फॉर्मूला ये होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा 23.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये हीलियम का फॉर्मूला है।
वैसे ही उसके बाद बाकी सारे रिएक्शंस में भी दिया है कि किस तरीके से डिफरेंट हम एटम का यूज़ करके डिफरेंट एनर्जी मिल रही है। सबसे मैक्सिमम हमें ये मिल रही है जब दो ड्यूटेरियम को कंबाइन कराने पे हमें हीलियम मिल रहा है और गामा रेज भी मिल रही हैं। यहाँ पे क्या है, हीलियम मिल रहा है लेकिन इसका मास कितना है, 3 है। तो इस तरीके से अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग एनर्जी हमें मिल रही है। कुछ कंडीशंस देखेंगे जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है होने के लिए। सबसे पहला कि ऑप्टिमम और वेरी हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी अगर हाई टेम्परेचर है, ऑप्टिमम हमें एनर्जी मिल रही है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट होने में मदद मिलेगी। न्यूक्लियस का जो फोर्स है उसको ओवरकम करने में मदद मिलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्सेस को। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा ये पूरा जो हम रिएक्शन करा रहे हैं न्यूक्लियाई का, ये आयोनाइज्ड प्लाज्मा फॉर्म में हो। प्लाज्मा फॉर्म का मतलब ये होता है गैसियस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्री एटम। ठीक है, गैसियस एक मिक्सचर हो। उसके बाद कन्फाइनमेंट टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या होता है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा टू मेंटेन एन एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू अकर विदाउट लूजिंग एनर्जी कंटेंट आफ्टर द एनर्जी सोर्सेज फीडिंग इट और कट सडनली। मतलब जब तक हम प्लाज्मा में अगर एनर्जी की कहीं से सप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अगर वो हम एनर्जी सप्लाई कट कर देते हैं तो कितनी देर तक वो प्लाज्मा ये टेम्परेचर मेंटेन करके खुद से रख सकता है, ये होता है कन्फाइनमेंट टाइम। फिर एडिक्वेट प्लाज्मा डेंसिटी, ये किस लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई के बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए हमें एडिक्वेट प्लाज्मा डेंसिटी मेंटेन करनी होगी। अब देखिए लॉसन्स क्राइटेरिया होता है। ये क्राइटेरियन क्या कहता है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ नेट यील्ड ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूजन रिएक्शन द ओवरऑल कंडीशंस आर यूजुअली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉर आयन डेंसिटी एंड कन्फाइनमेंट टाइम। ये क्या कहते हैं, अगर हमें नेट यील्ड लेना है एनर्जी का किसी भी फ्यूजन रिएक्शन में, तो जो कन्फाइनमेंट टाइम होता है वो और जो आयन डेंसिटी होती है वो, अगर हम उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए 10 to the power 20। यही फॉर्मूला हमारे काम में आएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एन क्या है यहाँ पे, पार्टिकल या आयन की डेंसिटी है मीटर क्यूब में, उसके पर मीटर क्यूब में, और टी क्या है हमारा, कन्फाइनमेंट टाइम सेकेंड्स में। फ्यूजन और फिजन रिएक्शन को अगर हम कंपेयर करें, अगर हम किसी सिंगल इवेंट की एनर्जी देखते हैं, जैसे मान लिया प्रोटॉन्स हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या एनर्जी बन रही है, तो अगर हम एक सिंगल इवेंट को देखेंगे किन्हीं एक एलिमेंट्स के बीच में, तो क्या होगा, फिजन में जो रिएक्शन में एनर्जी मिल रही है वो ज़्यादा होगी फ्यूजन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम बड़े स्तर पे देखते हैं, जब बहुत सारे फ्यूल होता है, तब हमारी फ्यूजन जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देती है फिजन रिएक्शन से। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे, 2 ही हैं, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड वो देख लेते हैं। सबसे पहला है, इफ़ द आयन डेंसिटी इन अ हाई टेम्परेचर फ्यूजन प्लाज्मा कंसिस्टिंग ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम fuel is 2.5 into 10 to the power 20 meter cube, then the minimum confinement time required for nuclear fusion to produce net energy will be, confinement time निकालना है, यानी कि हमें T निकालना है। N हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 2.5 into 10 power 20 लगा देंगे इसको हम, तो टाइम हमारा 0.4 सेकेंड आ जाएगा। मिनिमम टाइम पूछा है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन भी है, फॉर अ H2 plus H3 fusion reaction if desired confinement for the ionized fuel is 2 seconds, what must be the minimum concentration of ions per cubic meter for net gain of energy। अब यहाँ पे हमें confinement time दिया है और हमें density निकालनी है, आयन डेंसिटी। यहाँ पे हम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का हम फ्यूजन रिएक्शन करा रहे हैं, वही फॉर्मूला सेम लगा देंगे। अब यहाँ पे n हमारा रह जाएगा 10 to the power 20/2, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5 into 10/19। तो आज हमने फ्यूजन रिएक्शन को समझ लिया है। अब कल के लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।